बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम रोज़े और जिगर की बीमारियों पे डिस्कशन जारी रखे हुए हैं। ये आज इस सिलसिले का चौथा सेशन है। पिछले सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि अगर किसी शख्स को एक्यूट हेपेटाइटिस है तो उसको रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और हमने डिस्कस किया कि एक्यूट हेपेटाइटिस के मरीज को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि ये हतमी फैसला आपका डॉक्टर ही करेगा, कि क्योंकि कभी कभार एक्यूट हेपेटाइटिस का मरीज रिकवर कर चुका होता है या रिकवरी फेज में होता है, और हम कह सकते हैं कि रोज़ा इसको शायद नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसी हालत में हम रोज़े से इज्तनाब नहीं करवाते। लेकिन अमूमन एक्यूट हेपेटाइटिस के मरीजों को हम रोज़े से मना करते हैं कि रोज़ा आप ना रखें, बाद में रख लीजिएगा। और इससे पहले वाले सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी को फैटी लिवर है तो ऐसे शख्स को पे कोई रोज़ा बंद नहीं है, बल्कि रोज़ा रखने से उसके फैटी लिवर को फायदा पहुंचता है। जिस तरह कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, तो ऐसे शख्स को रमज़ान मुबारक में क्या करना चाहिए। तो वो मरीज जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं, चाहे वो मेरे मरीज हैं, मेरे पास आए हुए हैं, या किसी और डॉक्टर साहब के पास हैं और उसके अंडर ट्रीटमेंट है, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के मरीज, जिस तरह के मैं मरीजों से कहता हूँ और अगर किसी और डॉक्टर के अंडर केयर है उसने भी कहा होगा कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के मरीज दो तरह के होते हैं। एक वो मरीज होते हैं कि जिसको हमने इलाज शुरू नहीं किया होता है, और एक वो मरीज होते हैं कि जिसको हमने हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ शुरू की होती हैं। अगर मेरा अपने मरीज है कोई और उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी की तशखीस हुई है और उसको मैंने कोई भी गोलियां अभी एडवाइस नहीं की हैं, जो कि मखसूस गोली होती हैं, टेनाफोवेर या इंटेकावेर, तो अगर वो गोलियां मैंने शुरू नहीं कराई हैं तो वो एक कैटेगरी हो गई है। या अगर मेरे वो मरीज जिनको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है और जिनको मैंने दवाइयाँ शुरू की हैं, इंटेकावेर या टेनाफेर में से कोई भी गोली मैंने शुरू कराई है। आजकल हेपेटाइटिस बी के मरीजों को हम गोलियां देते हैं, इंजेक्शन अमूमन हम नहीं लिखते। पहले हम इंजेक्शन लिखा करते थे, लेकिन अब हम गोलियों पे उनको शुरू करते हैं, बशर्ते कि उनको गोलियों की ज़रूरत है या किसी और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और उनको या तो उसने गोलियां शुरू की होंगी या फिर गोलियां शुरू नहीं की होंगी और उनको फॉलोअप में रखा होगा। इसको एक साइड पर रख के कि आया क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के मरीज को गोलियां शुरू हैं या शुरू नहीं है। अगर उसका जिगर ठीक है, नॉर्मल है, उसमें कोई सुकड़ावपन नहीं है, इसमें कोई सिरोसिस नहीं है, सिर्फ उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी डायग्नोज हुआ है विद पॉजिटिव पीसीआर और नेगेटिव पीसीआर, और मेडिसिन पे है या मेडिसिन पे नहीं है, ऐसे शख्स पे रोजा रखना मना नहीं है। ठीक है ना। ऐसे शख्स में हम रोजा मना नहीं करवाते, हम कहते हैं कि रोजे का कोई नुकसान नहीं है ऐसे शख्स को, बल्कि शायद फायदा होता है। ठीक है। तो अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का कोई मरीज है और उसका बिलिरुबिन नॉर्मल है, उसका एलटी ठीक है, वो एक स्टेबल फेज में है, चाहे वो दवाइयों पे है या दवाइयों पे नहीं है, फॉलोअप में रखा जा रहा है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की जब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तो वो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह तकरीबन उम्र भर की दवाइयाँ होती हैं। ठीक है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के मरीजों पे रोजे की कोई पाबंदी नहीं है, वो रोजा रखें, रूटीन में रोजा रखें, खुराक में भी इसकी कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, हर एक शख्स को रोजों में अफ्तारी में और सहरी में बहुत हाई कैलोरिक डाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हाई कैलोरिक डाइट लेने से फिर बाद में जिगर को नुकसान पहुंच सकता है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के मरीजों को चाहे दवाइयों पे है या दवाइयों पे नहीं है, रोजे की कोई ममानियत नहीं है। अब एक दूसरी कैटेगरी क्रोनिक हेपेटाइटिस सी के मरीज, चाहे वो मेरे पास हैं और उनको हमने ट्रीटमेंट पे शुरू किया हुआ है, या उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, या पिछले साल 2 साल पहले उन्होंने क्रोनिक हेपेटाइटिस सी का इलाज किया हुआ है, या किसी और डॉक्टर साहब के अंडर केयर है और या आया वो उन्होंने इलाज किया हुआ है या वो इलाज पे हैं, तो ऐसे मरीजों को भी रोजे की कोई ममानियत नहीं है।
روزے کی ممانعت صرف اس حالت میں ہوتی ہے کہ جب وہ ALT بہت زیادہ ہائی ہو اور بلروبن بھی بہت زیادہ ہائی ہو اور لیور ڈیکمپنسیٹ کر رہا ہو خدا نخواستہ، تب ہم اس سے کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں۔ ادروائز ایسے مریضوں پہ روزے کی پابندی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو کرونک ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی ہے، اس کو علاج ہو چکا ہے یا ابھی بھی اس کا علاج آن ہے یا اس کا علاج نہیں ہے۔ کرونک وہ ہیپیٹائٹس سی میں دو طرح کے مریض ہوتے ہیں، یا وہ علاج کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں یا علاج پہ ہوتے ہیں، اس کی 3 مہینے کا علاج ہوتا ہے۔ اور کرونک ہیپیٹائٹس بی کا تو یا علاج ہوگا یا ہوں گے یا علاج پہ نہیں ہوں گے۔ تو چاروں کیٹیگریز کے پیشنٹس، ان پہ روزے کی ممانعت نہیں ہے۔ عموماً میرے پاس مریض آ جاتے ہیں جن کو میں نے ہیپیٹائٹس سی کی ٹریٹمنٹ کی ہوتی ہے، ان کا PCR بھی نیگیٹو ہو چکا ہوتا ہے اور ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو پھر شاید ہمارے جگر کو نقصان پہنچے گا، ہمارا ہیپیٹائٹس دوبارہ سے آ جائے گا۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کرونک ہیپیٹائٹس سی یہ خوراک سے نہیں ہوتا، یہ بلڈ یا بلڈ پروڈکٹس کے یا انجیکشن سے ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے ہیپیٹائٹس سی واپس نہیں آتا۔ اسی طرح ہیپیٹائٹس بی کی بھی بیماری، یہ اگر ہیپیٹائٹس بی کی تشخیص کسی کو ہوئی ہے اور اس کو گولیاں شروع ہوئی ہیں، پھر یہ تو بلڈ پریشر شوگر کی طرح عمر بھر کی گولیاں ہیں جو کہ اس شخص نے کھانی ہوں گی، اور روزہ رکھنے سے اس کی ہیپیٹائٹس بی کی بیماری نہ تو زیادہ ہوتی ہے، نہ اگر اس کا PCR کبھی نیگیٹو ہوا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے، کرونک ہیپیٹائٹس بی سی، اور جس میں جگر نارمل ہو، جب جگر کو کوئی ایشو ہوگا وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے، لیکن جن کا نارمل لیور ہے اور ان کو کرونک ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو ان پہ روزے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کا معائنہ کرے اور آپ کو فائنل ڈیسیژنز دے۔ تو ویورز، آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کرونک ہیپیٹائٹس بی اور سی کے مریضوں پہ روزے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی کو ایکیوٹ ہیپیٹائٹس ہے تو اس کو ہم عموماً روزہ نہیں رکھواتے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جن کو فیٹی لیور ہے، جگر کی چربی ہے، ان ایسے اشخاص کو روزہ رکھنا چاہیے، اور ایسے اشخاص میں روزہ ان کے جگر کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر ان کا ALT زیادہ بھی ہے پھر بھی ان ایسے اشخاص کو روزہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سیروسس کے مریض یا وہ مریض کہ جن کے جگر کو سکڑاؤ ہے، ان مریضوں کو آیا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں رکھنا چاہیے تو کیوں نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر میں کہتا ہوں کہ روزے کی کوئی ممانعت نہیں ہے تو وہ کون سی سٹیج ہے یا کون سا مرحلہ ہے یا کون سا فیز ہے لیور سیروسس کا کہ جس میں جگر کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا مزید، اور وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والے سیشنز میں لیور سیروسس کے مریضوں پہ میں روزے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔